नमस्कार। कार्यक्रम जीवन शैली में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ विश्वबंधु पांडे। दर्शकों, आज हम अपने इस कार्यक्रम में बात करने जा रहे हैं खेल और शिक्षा का महत्व, और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इन्हीं दो क्षेत्रों की एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं जिन्होंने इन दोनों ही क्षेत्रों में अप्रतिम सफलता हासिल की है। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में बात करेंगी कुहू गर्ग, जो कि बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और इन्होंने अभी अभी यूपीएससी की परीक्षा में सफलता हासिल की है। बहुत ही अच्छा रैंक इनको मिला है। कुहू, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन दूरदर्शन उत्तराखंड के स्टूडियो में। धन्यवाद, थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। जी, जैसा कि आज हमने जो विषय रखा है खेल और शिक्षा, ये दोनों ही एक ऐसे विषय हैं जो हमारी जीवन शैली से जुड़े हुए हैं, हमारी लाइफस्टाइल से जुड़े हुए हैं, और इन्हीं दो क्षेत्रों की वजह से जीवन का निर्माण होता है। जीवन में व्यक्ति जो है वो उन्नति को पाता है। कुहू, जिस तरीके से आपने यूपीएससी की सम्मानजनक परीक्षा, देश की सर्वश्रेष्ठ परीक्षा है, इसमें आपने सफलता हासिल की, तो सबसे पहले इस कार्यक्रम की शुरुआत ही हम इसी बात से करेंगे कि वो जो प्राउड मोमेंट्स थे, गोल्डन मोमेंट्स थे, आपको किस तरह से लगा जब आपके पास ये रिजल्ट आया? जी। जिस दिन हमारा रिज़ल्ट आया था 16 अप्रैल की बात है, तो मतलब जब सबसे पहले लिस्ट खोली, मैं स्क्रॉल कर रही थी और मुझे मेरा नाम ही नहीं दिखा था, तो मैं बिल्कुल शॉक में थी। फिर मेरे किसी दोस्त का कॉल आया कॉन्ग्रेचुलेशंस करके। मैंने उनसे पूछा मेरा नाम कहाँ है, तो उन्होंने मुझे बताया कि 178 पे आप देखो। तो तब मुझे मेरा नाम दिखा, और वो जब फाइनली नाम अपना दिखता है लिस्ट में, तो वो एक बहुत ही हैप्पी मोमेंट था। मेरे मम्मी पापा दोनों उस वक्त आउट ऑफ स्टेशन थे, तो दोनों को ही कॉल करके बताया, एंड बहुत ज़्यादा खुश थे। ये कहीं ना कहीं रैंक जैसे देख के अपना हमें पता चल गया था कि हाँ, मुझे आईपीएस सर्विस मिलने के सबसे ज़्यादा चांसेस रहेंगे। तो स्पेशली हमारे लिए और भी बहुत खुशी की बात थी, क्योंकि मेरे फादर अभी रिसेंटली ही आईपीएस सर्विस से रिटायर हुए थे कुछ महीने पहले। तो एक बहुत हैप्पी मोमेंट था। ऐसा लग रहा था कि हाँ, जो एक पिछले हम 2.5-3 साल से मेरा एक पूरा ये ट्रांजिशन फेज़ चल रहा था कि कहाँ मैं स्पोर्ट्स छोड़ के पूरी पढ़ाई में लग गई थी। एक बहुत अनसर्टेनिटी का फेज़ था कि फाइनली एक उसमें हम लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, और वो एक उसका एंड आया है। बहुत ही खुश फीलिंग थी। हम जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने अभी जिक्र किया कि आपके जो फादर हैं वो भी आईपीएस सेवा से अभी सेवानिवृत्त हुए हैं। हाँ, पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में और अपनी शिक्षा दीक्षा के बारे में हमें बताएं। तो मेरे फादर आईपीएस ऑफिसर हैं 1989 बैच के। वो नवंबर 2023 में ही रिटायर हुए हैं। उत्तराखंड के डीजीपी 3 साल रह चुके हैं उससे पहले वो, और उन्होंने अपना पूरा करियर पहले यूपी और फिर उत्तराखंड में बिताया है। बीच में 5 साल बीएसएफ में भी थे। बाकी मेरी मदर डीन कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी जीबी पंत यूनिवर्सिटी में हैं, और दोनों ही मेरे माता पिता से मुझे बहुत प्रेरणा मिली है। मेरे पिता से जिस तरह से उन्होंने इन सर्विसेज के थ्रू लोगों की इतनी मदद करी है और इतना समाज को सेवा दी है, और मेरी मदर को देख के मुझे हमेशा ये लगा है कि किस तरह से उन्होंने फैमिली और अपने जॉब को इतने अच्छी तरह से हैंडल किया है। सब कुछ इतनी डायनामिक और एनर्जेटिक रही हैं। तो उन दोनों को ही बचपन से देख के मुझे ये था कि हाँ, मैं भी जिस चीज़ में अपना मन लगाऊँ मैं वो प्राप्त कर सकती हूँ। और लकीली मेरे घर पे एक एटमॉस्फेयर था कि हमेशा स्पोर्ट्स और पढ़ाई दोनों चीज़ें ही साथ में थी। ऐसा नहीं था कि पढ़ाई है तो स्पोर्ट्स नहीं है या स्पोर्ट्स है तो पढ़ाई नहीं है। तो बचपन से ही इन दोनों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। मैं जब से 9 साल की हूँ तब से बैडमिंटन खेल रही हूँ। उससे पहले भी मैं टेनिस खेलती थी, हॉर्स राइडिंग करती थी, स्विमिंग सीख रही थी। तो अलग अलग स्पोर्ट्स में मेरा पार्ट लेना बना रहता था। बाकी पढ़ाई मैंने साथ साथ अपनी मेनली देहरादून से करी है, क्योंकि फादर की ट्रांसफ़र होती थी, साथ साथ हम भी मूव करते थे। उसके बाद क्लास 8 to 12 मेरा दिल्ली में हुआ था, जब पापा बीएसएफ में दिल्ली में थे। तो वहाँ संस्कृति स्कूल है, उससे मैंने 8 to 12 क्लास करी है। उसके बाद मैंने श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से इकोनॉमिक्स ऑनर्स में अपना ग्रेजुएशन करी है, और साथ साथ मैं इंडियन टीम के लिए खेल रही थी। तो 2013 से 20 मैं हैदराबाद में थी, जहाँ पे मैं नेशनल टीम का पार्ट थी। जी, आप एक सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं, इसके साथ ही आपने शिक्षा के क्षेत्र में इतनी सफलता हासिल की है, तो कैसे संभव हो पाए ये सब? क्योंकि जैसा कि आपने बता भी रही हैं आप बैडमिंटन की इतनी सुंदर खिलाड़ी हैं, बहुत ही ये साथ साथ में खेल के साथ में शिक्षा में इतना समय देना, तैयारी करना, और ख़ास तौर से जब आप एक बहुत बड़ी परीक्षा, जो सर्वश्रेष्ठ परीक्षा है, सम्मानजनक परीक्षा है, यूपीएससी की तैयारी जब कर रहे हैं, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा समय देने की ज़रूरत होती होगी। लेकिन आपने खेल को भी समय दिया, पढ़ाई को भी दिया, तो यही हम जानना चाहते हैं कि कैसे संभव हो सका ये सब?
हाँ, तो जैसा मैं पहले भी बोल रही थी कि मेरे घर में एक माहौल इसी तरह का था कि हमेशा बचपन से पढ़ाई और खेल दोनों ही साथ साथ चला है। तो मैं तो प्रोफेशनली खेलने लग गई थी बहुत छोटी उम्र में ही, क्योंकि मेरी परफॉर्मेंस अच्छी आ रही थी। ऑल इंडियाज़ में कहीं ना कहीं मैं टूर्नामेंट्स जीत रही थी, फाइनल्स पहुंच रही थी। तो मेरा बहुत ज़्यादा फोकस बचपन से इसलिए खेल की तरफ चला गया। मगर इसमें भी ये ज़रूर था घर पे हमेशा कि जब तक तुम स्कूल में एक मिनिमम 90% या 95% जैसे मेंटेन कर रही हो, तो साथ साथ खेलते रहो। जैसे ही आपकी पढ़ाई कहीं ना कहीं अगर मेरी सफ़र करती या मेरे मार्क्स मेरे पेरेंट्स को ख़राब होते दिखते, तो शायद मेरे पर ये प्रेशर बनता कि अब तुम खेल छोड़ के पढ़ाई पे ध्यान दो। मगर पढ़ाई में मैं बचपन से ही अच्छी थी। और इसके साथ साथ मैं ये ज़रूर कहूँगी कि खेलने और पढ़ाई के साथ साथ मैंने अपनी बाकी सब चीज़ों को सैक्रिफाइस किया था। तो स्पेशली क्लास 8th 9th के बाद से मेरी लाइफ में 2 ही चीज़ें थी, पढ़ाई था और खेलना था। दिन के क्योंकि एटलीस्ट 5 घंटे से 6 घंटे की मेरी ट्रेनिंग होती थी, फिज़िकल ट्रेनिंग बैडमिंटन के लिए, और बाकी समय स्कूल में जाता था। तो इसके अलावा कुछ और करने का फिर समय नहीं था। तो ये मेरी तरफ से मैंने सैक्रिफाइस किया है। एक डिसिप्लिन मुझ में बचपन में ही आ गया था कि हाँ, सुबह 5:30 बजे उठ के अपना अकेले ट्रेनिंग पे जाना है तो जाना है। ऐसा नहीं था कि किसी दिन थक गए हो तो आप ट्रेनिंग ना जाओ, ट्रेनिंग मिस कर दो। तो वो डिसिप्लिन मुझ में आ गया था। तो इसकी वजह से मैं दोनों ही चीज़ें कर पाई। बाकी जैसा मैं बता रही थी, 2013 में मैं पहली बार इंडियन जूनियर टीम में आ गई थी। तो उसके बाद से मेरा फोकस काफ़ी ज़्यादा बैडमिंटन की तरफ चला गया था। अभी तक जहाँ मैं दोनों चीज़ों को बराबरी से मेंटेन कर रही थी, 2013 के बाद ये थोड़ा बैडमिंटन की तरफ ज़्यादा हुआ। 2015 में मेरे बोर्ड एग्ज़ाम्स हो गए थे, 12th में मेरी अच्छी 94% के आए थी मार्क्स। तो उसके बाद ये निर्णय लिया कि मुझे अभी कुछ समय बैडमिंटन खेलना है। मुझे SRCC में एडमिशन मिल गया था और इकोनॉमिक्स ऑनर्स में। तो उसके बाद फैमिली से भी एक थोड़ा प्रेशर कम हो गया था कि अच्छा ठीक है, तुम अभी खेल लो। तो मेरा बहुत फोकस उधर की तरफ चला गया था। और मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था बचपन से कि हाँ, मुझे UPSC ही करना है या मुझे सिविल सर्विसेज के लिए ही प्रिपेयर करना है। ये 2021 में मुझे एक काफ़ी मेजर इंजरी हुई थी। उसकी वजह से मेरा 1.5 साल का मिनिमम मैं ब्रेक देख रही थी कि बैडमिंटन से मिनिमम 1.5 साल का ब्रेक होगा, क्योंकि सर्जरी और सर्जरी के बाद का रिहैब प्रोसेस 1 साल का चलता है। तो इस समय को मैंने सोचा कि अब मैं घर पे तो बैठूंगी नहीं 1.5 साल, तो इसे किस तरह से अच्छे से यूटिलाइज़ करा जाए। और पहली बार मैंने ये बहुत सीरियसली सोचा कि अच्छा, बैडमिंटन के बाद मैं करना क्या चाहती हूँ लाइफ में। कहीं ना कहीं अपने फादर से और पूरे प्रशासन से प्रेरित होकर कि किस तरह कोविड के समय स्पेशली इतना अच्छा काम किया था। क्योंकि फिर से मैं जैसा बताई थी, 2013 से 20 में हैदराबाद में थी, तो मैं इस दुनिया से ही बहुत दूर जा चुकी थी। अपने फैमिली के भी साथ मैं साल में मुश्किल से 2 हफ्ते स्पेंड करती थी। तो जब कोविड में घर वापस आई थी, तो ये चीज़ वापस बहुत नज़दीकी से देखी कि कितना अच्छा काम कर सकते हो आप इन सर्विसेज में, रोज़ कितने ज़्यादा लोगों को मदद कर सकते हो। तो फिर जब ये 21 में मैं ये सोच रही थी कि अच्छा, मैं क्या करना चाहती हूँ, तो मुझे ये ज़रूर था कि मैं पब्लिक सर्विस में ही जाना चाहती हूँ। और मुझे लगा अगर पब्लिक सर्विस में जाना है तो उसके लिए बेस्ट सिविल सर्विसेज ही है, तो चलो इसको ट्राई करके देखते हैं। और ये मैं बोलूँगी कि मैं बहुत फॉर्चुनेट थी, भगवान की बहुत कृपा थी कि मेरा इतनी जल्दी इतने कम अटैम्प्ट में ही एग्ज़ाम अच्छा निकल गया, मेरी अच्छी रैंक आ गई। जी, तभी आप एक खास शख्सियत हैं जिन्होंने खेल और शिक्षा ये दोनों क्षेत्रों में इतनी सफलता हासिल की। को हमारा ये जिस तरीके से कार्यक्रम जीवन शैली है, तो हम आपकी दिनचर्या, जीवनचर्या कह लीजिए इसे, इसके बारे में जानना चाहेंगे। खेल को आपने समय दिया, पढ़ाई को समय दिया, तो इसमें आपने किस तरह की जीवनचर्या, दिनचर्या आपने अपनाई? तो जब मैं बचपन में स्कूल मेरा रेगुलरली पढ़ाई का रहता था, तब तो मेरा कुछ शेड्यूल ऐसा रहता था कि मैं सुबह 5:30 बजे उठ के पहले ट्रेनिंग चले जाती थी। 7:30 8 बजे तक ट्रेनिंग होके वहीं से डायरेक्टली स्कूल जाती थी। स्कूल से वापस आओ, लंच करो, आधा घंटा 1 घंटा रेस्ट, एंड शाम को 4 से 8 बजे तक वापस मेरी ट्रेनिंग होती थी। तो उन दिनों तो बिल्कुल इस तरह का रहता था। फिर जब 2013 से 20 में अकेडमी चले गई थी नेशनल कैंप में, तो वहाँ हमारा दिन भर सिर्फ बैडमिंटन का ही होता था। और उसके बीच में अलग से वहाँ पे मैंने ट्यूटर ढूंढे थे, क्योंकि अकेडमी में आज सच पढ़ाई का कुछ सिस्टम था नहीं। तो मैंने अलग से स्पेशली ट्यूटर्स ढूंढे थे बहुत मुश्किल से, जो क्योंकि मेरे पास मैथ्स और इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट्स थे जो थोड़े टफ सब्जेक्ट्स हैं, तो उनके लिए फिर ढूंढे थे। और फिर जब बाकी बच्चे रेस्ट कर रहे होते थे दिन में, तब मैं अपना 2 घंटे उनके साथ बैठ के पढ़ाई करती थी। तो आफ्टरनून में 12 से 2 जब बाकियों का रेस्ट पीरियड था, और शाम को 6 से 7:30 अगेन जो रेस्ट पीरियड होता था, उस टाइम पे फिर मैं पढ़ाई करती थी तब। और अभी रिसेंटली जब मैं घर वापस आ गई थी और जब मैंने ये सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ने का सोचा, तो तब मेरा शेड्यूल काफ़ी चेंज हुआ, क्योंकि सिविल कहाँ मैं 6 से 8 घंटे दिन के फिज़िकली
ट्रेनिंग करती थी बिल्कुल। और अब मुझे 8 से 10 घंटे बैठ के पढ़ना था। बट साथ साथ मेरी, जैसे मैंने बताया, सर्जरी हुई थी पैर की, उसके लिए रिहैब करना भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपकी कहीं ना कहीं मोबिलिटी में या फंक्शनैलिटी में चैलेंजेस आएंगे। तो मेरा ये शेड्यूल रहता था कि सुबह 8 बजे उठ के मैं सबसे पहले अपनी ट्रेनिंग करने चले जाती थी और अपना रिहैब करती थी। तो 8 से 10, कभी कभी इवन 11 तक 2-3 घंटे इस पे स्पेंड करती थी। 11 बजे से मैं फिर पढ़ने वापस बैठती थी और 11 से रात के 12 बजे तक, वो जो ऑलमोस्ट 12-13 घंटे का स्लॉट है, उसमें मैं मेनली पढ़ाई करती थी। शाम को 1 घंटा 6 से 7 वापस मैं ट्रेनिंग करने जाती थी और दिन भर मैं फिर बहुत छोटे छोटे ब्रेक्स लेती थी, हर 2-3 घंटे में 15 मिनट का ब्रेक, इस तरह से ब्रेक लेके। तो मेरा ये टारगेट था कि साल भर कंसिस्टेंटली हर रोज़ मैं 8 से 9 घंटे की अपनी एवरेज बना के चलूँ पढ़ाई की, 10 घंटे तक भी। और यही चीज़ जब मेरा एग्ज़ाम पास आते गया, प्रीलिम्स पास आ गया था, 2-3 हफ्ते प्रीलिम्स से पहले 12 से 13 घंटे तक चले गया था और तब मैंने अपना ट्रेनिंग का टाइम 3 से 4 घंटे से कम करके 1 घंटा कर दिया था। और जब प्रीलिम्स और मेंस के बीच में जैसे सिर्फ 3 महीने का गैप होता है, उसमें बहुत ज़्यादा सिलेबस करना होता है, तो 6 हफ्ते मेन से पहले ऑलमोस्ट मेरा 15-16 घंटे तक भी चला गया था टाइम। तो तब मुझे खेलना बिल्कुल अपना बंद करना पड़ा था, क्योंकि 15-16 घंटे में बिल्कुल समय नहीं था जी। तो इस तरीके का कुछ मेरा शेड्यूल था जी। जो ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, क्या आपने यूपीएससी की ही एग्ज़ाम की तैयारी की या माइंड में था कि मुझे कोई और भी एग्ज़ाम देना है अगर यूपीएससी, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि सिलेक्शन रेशियो कम रहता है, कम सिलेक्शंस होते हैं और कभी कभी निराशा भी हाथ लगती है, जिससे आदमी का जो मनोबल है व्यक्ति का वो बिखर जाता है और व्यक्ति जो है वो कहीं ना कहीं बिखराव जब जीवन में आ जाता है तो ये हमेशा से ही रहता है कि किस दिशा में वो जाए और कहाँ पर वो अपना बेस्ट दे। तो आपने इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की जब तैयारी की इस तरह से, तो कैसी आपकी सेलेक्टिव स्ट्रैटेजी ये किस तरह की रही है? तो मैंने एक तो सिर्फ यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की ही तैयारी करी, मैंने उसके साथ और किसी भी एग्ज़ाम का फॉर्म भरा नहीं था। मेरे माइंड में ये था कि करना तो मुझे यही है, और अगर ये नहीं होता तो मेरा प्लान भी था कि फिर मैं मास्टर्स करूं अपनी इकोनॉमिक्स में और वापस से पब्लिक पॉलिसी की स्पेस में ही घुसूं, बट मे बी थ्रू सम इंस्टीट्यूशंस, जैसे मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस होते हैं आपका, उस तरह से। तो ये सिर्फ माइंड में एक आइडिया था, मगर एग्ज़ाम मुझे सिर्फ मैंने यूपीएससी का ही दिया। बाकी स्ट्रैटेजी मतलब जो मैं बोलूँगी कि मुझे मेरे फादर की गाइडेंस मेरे साथ थी डे 1 से, वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। फादर की गाइडेंस और मम्मी का जो हौसला उन्होंने पीछे से दिया था, इन दोनों के बिना वो नहीं हो पाता। तो हम लोगों ने, मैंने क्योंकि अपनी पूरी तैयारी घर पे रह के ही करी है, अगर कुछ कोचिंग भी ली तो ऑनलाइन ही घर पे बैठ के करी। तो बहुत मेरे लिए ज़रूरी था कि मेरा इंटरेक्शन बहुत लिमिटेड लोगों से था। कुछ सीनियर्स जिन्होंने रिसेंट ईयर्स में ये एग्ज़ाम क्लियर किया है, उनसे मैंने गाइडेंस ली थी। तो पापा के साथ बैठ के, उन सीनियर्स के साथ बैठ के हमने एक पूरी स्ट्रैटेजी बना ली थी कि हमें इस तरह से काम करना है, ये चीज़ें हमें करने की ज़रूरत है इस एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करने के लिए। और उसके बाद स्ट्रैटेजी बना ली थी, तो एक पूरा प्लान बनाया बैकवर्ड्स चलते हुए कि अच्छा प्रीलिम्स से 3 महीने पहले हम इंटायरली प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करेंगे, उससे पहले 6 महीने जो होंगे हम उसमें पूरा मेंस और प्रीलिम्स की साथ में करेंगे, फिर उसमें मंथली प्लान बनाए, फिर वीकली प्लान्स और फिर डेली प्लान्स। और एक बार ये जो हमारा पूरा प्लान जब रेडी था, तो कहीं ना कहीं इट वाज ऑल अबाउट कि खुद पे विश्वास रखना कि हाँ, अगर अब हमने स्ट्रैटेजी बना ली है, अब मैं इसे अगर अच्छे से फॉलो करूँगी तो मेरा इसमें होगा। तो वो विश्वास खुद में होना बहुत ज़रूरी है। वो आपको, आई थिंक, जब आप कुछ चीज़ें अचीव करते हैं डेली बेसिस पे, तब आपको वो विश्वास अपने में आता है। कहीं ना कहीं मेरे स्पोर्ट्स के बैकग्राउंड ने मुझे इसमें हेल्प किया था कि मुझे वो विश्वास था कि हाँ, अगर मैं स्ट्रैटेजी अच्छे से फॉलो करूँगी तो मतलब ज़रूर होगा, और अगर इसके बाद भी नहीं होता तब फिर वो भगवान के हाथ में, मैं इससे ज़्यादा और कुछ कर नहीं सकती थी। बहुत सुंदर आपने कहा। खेल का नियमित अभ्यास जो होता है वो शरीर और मन पर बहुत प्रभाव डालता है। हम एक्सरसाइज करते हैं, कोई भी स्पोर्ट्स हम खेलते हैं, तो हमारा जो माइंड है वो काफ़ी हेल्दी वे में काम करता है। और चाहे हम परीक्षा के क्षेत्र की बात करें, परीक्षाओं की बात करें, या फिर हम शिक्षा क्षेत्र की बात करें, तब हम काफ़ी अच्छा करते हैं। आप ये बताएं कि आपका जो खुद का अनुभव रहा है कि आप, क्योंकि एक बैडमिंटन की खिलाड़ी रही हैं और वहाँ पर भी एक ऐसी खिलाड़ी जिसने वहाँ भी सफलता हासिल की है, और एक ऐसी अभ्यर्थी जिसने परीक्षाओं में भी सफलता हासिल की है, तो खेल का किस तरीके से प्रभाव आप पर पड़ा, आपकी जीवन शैली पर, आपके लाइफ स्टाइल पर? जी, मेरा तो यही मानना है कि खेल और पढ़ाई दोनों ही किसी भी व्यक्ति के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि खेल हमें ऐसी बहुत चीज़ें सिखाता है जो आप सिर्फ पढ़ाई करके सीख ही नहीं सकते हैं। अब मेरा ऑलमोस्ट 12 से 13 साल का एक जो बैकग्राउंड था, जहाँ मैं प्रोफेशनली खेल रही थी,
उसने मेरे अंदर ऐसी कुछ स्किल्स बिल्कुल डीपली इंस्टिल कर दी थी जो मुझे ना सिर्फ मेरी इस पढ़ाई की जर्नी में बट लाइफ में आगे भी हमेशा मेरी हेल्प करेंगी। तो भले ही वो डिसिप्लिन हो, जैसे मैं बता रही थी सुबह 5:30 उठना है तो उठना है, कोई आपको उठाने वाला नहीं है, खुद से सेल्फ मोटिवेटेड होके ही आपको काम करना है। तो डिसिप्लिन हो गया, आपका सेल्फ मोटिवेशन हो गया, हार्ड वर्किंग हो गए, रेजिलियंस हो गए, क्योंकि आप खेलते हैं तो आप हारते भी हैं, खेल में हार जीत तो रोज़ का आपका काम है। तो जब आपको वो रेजिलियंस आती है कि हार के निराश नहीं होना, बस वापस अपना काम करना है, ऊपर से एक प्लानिंग कि एक मेरा टारगेट है, मैंने उसके लिए पूरी अपनी गोल सेटिंग करी, फिर अपना प्लान बनाया, अपना स्वॉट एनालिसिस किया। तो इस तरीके की चीज़ें जो स्पोर्ट्स ने मुझे सिखाई थी वो मेरी इस जर्नी में मुझे बहुत हेल्प करी हैं। आई थिंक इनकी वजह से जो मैंने बताया कि एक मुझे अपने ऊपर विश्वास था कि हाँ मैं मेहनत पूरी कर सकती हूँ, एक बार मैंने प्लान अपना बना लिया है, और उसके बाद से एक अपने आप का रियल क्रिटिकल एनालिसिस, अपनी गलतियों को भी हमें पहचान पाना और फिर उन पे मेहनत करना, तो ये सब चीज़ों ने मेरी बहुत मदद करी है। निश्चित रूप से। और जैसा कि आपने कहा कि हार जीत, और ये खेल हमें सिखाता है, और परीक्षा में भी हार जीत होती है जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करते हैं। खेलकूद और शैक्षणिक जो कार्य है, हमारे शैक्षणिक कार्य हैं, ऐसे में किस तरीके से हम कोऑर्डिनेशन करें, कोऑर्डिनेट इनको करें, ताकि हम पढ़ाई के साथ साथ में अपने खेल को, अपनी माइंड एंड बॉडी को भी अच्छा रखें और पढ़ाई भी करें। तो ये जो करिश्माई कह लीजिए या जादुई जो इस तरीके का टाइम टेबल है, इस पर आप क्या कहेंगे, और क्या हमारे दर्शकों को आप बताना चाहेंगी कि जो लोग खेलते भी हैं, खेल में भी जिनकी रुचि है, खास तौर से हम देखते हैं जब बच्चे होते हैं वो खेल की ओर ज़्यादा उनका रुझान होता है, पढ़ाई लिखाई में उतना मन नहीं लगता है, तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगी कि खेल के साथ साथ में किस तरीके से हम पढ़ाई करें जिससे हम अपने ऑब्जेक्ट मार्क गोल को प्राप्त कर सकें? तो मेरा इसमें यही मानना है कि दिन में 24 घंटे होते हैं हमारे पास, उसमें से 8 घंटे मैं सोने के लिए अलग निकाल देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है रेस्ट और प्रॉपर सोना बहुत ज़रूरी है आपकी दिन की प्रोडक्टिविटी के लिए। तो 8 घंटे हम उसमें से निकाल भी देते हैं तो 16 घंटे हमारे पास बचते हैं। तो 16 घंटे में वही बात है, अगर मैं 8 से 10 घंटे अपनी पढ़ाई को दे भी रही हूँ तब भी मेरे पास 6 घंटे बच रहे हैं, उसमें से मैं 3 घंटे 4 घंटे अपना खेल सकती हूँ, और मेरे पास 2 घंटे फिर भी अपने लिए बच रहे हैं कि बाकी सारे काम भी उसमें कर लूँ और मेरा कुछ समय मुझे अपने लिए जस्ट रिलैक्स करने के लिए भी मिले। तो इस तरह से अगर हम देखें तो आई थिंक स्पोर्ट्स और पढ़ाई को बैलेंस करना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। 8 से 10 घंटे तो मैं एक एक्सट्रीम की बात कर रही हूँ, अगर आप 6-6 घंटे भी दोनों एक्टिविटीज़ को देते हो या 6-4 घंटे भी देते हो, आपके पास इनफ टाइम दिन में बच रहा है कि आप अपने लिए निकाल सकें। तो ये सब टाइम मैनेजमेंट की बात होती है और प्रायोरिटाइजेशन की बात होती है। जैसा मैंने पहले बोला था कि मेरा लाइफ में सिर्फ 2 ही चीज़ें थी, एक स्पोर्ट्स और एक पढ़ाई, बाकी सब चीज़ों को मैंने बहुत सैक्रिफाइस करा है। मैंने ये एक डिसीजन लिया था कि हाँ अगर मुझे यहाँ कुछ अचीव करना है तो मुझे वो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो जो एक नॉर्मल कॉलेज लाइफ होती है, एक नॉर्मल स्कूल लाइफ होती है फ्रेंड्स के साथ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ये सब एंजॉय नहीं करा, बट ये सब को लिमिट कर दिया था कि हाँ संडेज़ को या हफ्ते में कुछ दिन इसके लिए मैं समय निकालूंगी, बाकी दिन मेरा एक शेड्यूल चल रहा है। तो इसने मुझे एक डिसिप्लिन रहने का बहुत सिखाया है, ऐसे शेड्यूल में रहने को। जी, पेरेंट्स होते हैं, उनके सामने जब आप ये बात रखते हैं कि आपका जब करियर आपका बिल्कुल शिखर पर हो और खेलकूद में जिस तरीके से आप चल रही हैं, और उस समय आप ये कह दें कि हम ब्रेक लेना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहती हूँ और वो भी सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहती हूँ, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट सा हो जाता है, इस पर क्या कहेंगे? जैसा आप बिल्कुल सही कह रहे थे, मैं उस वक्त वर्ल्ड नंबर 34 थी, इंडिया नंबर 1 थी, काफ़ी मतलब ओलंपिक के लिए क्वालिफिकेशन के लिए बस हमें टॉप 25 में आना था और 34 पे हम ऑलरेडी थे, तो वो एक काफ़ी वैसा पीरियड था। बट मेरे साथ एटलीस्ट जो सिचुएशन थी, कहीं ना कहीं जैसे मैंने बताया, मैं एक ब्रेक देख रही थी अपने सामने, वो ब्रेक मेरी चॉइस से नहीं था, एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, भगवान ने क्रिएट कर दी थी, लाइफ ने कर दी थी कि एक ब्रेक मुझे अपने आगे दिख रहा था। तो जब मैंने बोला कि मैं सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ना चाहती हूँ, मेरे पेरेंट्स तो बहुत ही खुश थे, वो मुझे बहुत सालों से बोल रहे थे अच्छा तुम बैडमिंटन के आगे नेक्स्ट क्या करोगी उसके बारे में सोचो, बट मेरा मन सिर्फ बैडमिंटन में था। तो जब मैंने खुद से ये चीज़ बोली, वो लोग बहुत खुश थे। और दूसरी बात ये थी, उन्होंने ये देखा था कि बचपन से मैंने कितनी मेहनत करी और मैं कितनी मेहनती हूँ, तो उन्हें ये विश्वास था कि अगर मैं जितनी मेहनत मैंने बैडमिंटन में करी है, अगर उतनी मेहनत मैं यहाँ कर लूँ, तो उन्हें ये विश्वास था मेरा ज़रूर होगा। मुझे भले ही अपने पे कभी कभी डाउट आता था, उनको ये विश्वास पूरा था। तो उसकी वजह से उन्होंने मुझे फुल सपोर्ट दिया और उन्होंने मुझे जहाँ जिस सपोर्ट की, जो भी चीज़ की ज़रूरत थी, उन्होंने मुझे प्रोवाइड किया। घर पे एक बहुत अच्छा माहौल था, आई थिंक पढ़ने के लिए घर से बेटर कोई जगह नहीं होती, क्योंकि आपकी फैमिली आपको बहुत कंफर्टेबल करके रख सकते हैं, और उसमें फिर पढ़ा तो फिर सब अच्छे से हुआ। जी, स्कूली
शिक्षा जब आपने प्राप्त की तो उस समय भी आप क्या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में भाग लेती रही हैं? हाँ। इसके साथ में जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ स्कूल्स में होती हाँ। हैं, वहाँ पर आपका किस तरह से था कैसे आपने वहाँ पर अपनी चीज़ों को रखा और आगे बढ़े? तो स्कूल मैं तो जैसे मैंने बताया क्लास 4th या 5th से ही बैडमिंटन खेल रही हूँ, बट जो बहुत ज़्यादा मेरा फोकस शिफ्ट हुआ था क्लास 8th में हुआ था। बट मैं स्कूल में हमेशा से करिकुलर में बहुत पार्टिसिपेट करती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। डिबेटिंग हो गई, इंग्लिश, हिंदी, एलोक्यूशन हो गया, और अलग अलग जो भी MUN वगैरह, मतलब जितनी अपनी तरफ से जितने जाके ऑडिशंस देना है, जितने जाके ट्रायल्स देना है, मैं सब देती थी, क्योंकि जितना मौका मिले मुझे उतना अच्छा लगता था स्कूल में पार्टिसिपेट करने में। बट स्पोर्ट्स में हमेशा नेचुरली मैं सेलेक्ट हो जाती थी, सभी स्पोर्ट्स में, नॉट जस्ट बैडमिंटन। बट जैसे हमारे हाउस के मैचेस होते थे स्कूल में स्पोर्ट्स डे पे, तो जितने भी रनिंग इवेंट्स होते थे, जितने भी एथलेटिक्स के इवेंट्स होते थे, मैं हमेशा अपनी टीम में होती थी और मैंने उसमें मल्टीपल मेडल्स जीते। तो स्कूल में मैंने बहुत इन्जॉय करा। आई थिंक स्कूल में भी यही होता है कि स्कूल सिर्फ पढ़ाई के हमें लेंस से नहीं देखना चाहिए, स्कूल हमको बहुत सारी और स्किल सिखाता है। तो ये सारी चीज़ों में मैंने तो खूब जितना हो सके उतना पार्टिसिपेट करने की कोशिश करी है। तो आई थिंक सब बच्चों को जितना हो सके उसको एंजॉय करना चाहिए। माता पिता के साथ साथ में जो शिक्षकों का रोल होता है बच्चे के साथ में, जब हम खासतौर से स्कूली छात्र हैं, उस समय जो टीचर्स की भावना होती है, टीचर्स भी जान जाते हैं कि इस बच्चे को इस क्षेत्र में जाना चाहिए, ये यहाँ अच्छा कर सकता है। तो आपके शिक्षकों का कितना महत्वपूर्ण उनकी भूमिका रही है आपके इस करियर निर्माण में? मेरे टीचर्स बहुत ही सपोर्टिंग थे। जो स्पेशली जिन ईयर्स में मैंने अपना बैडमिंटन पे फोकस शुरू कर दिया था, मैं संस्कृति स्कूल में थी, तो वहाँ टीचर्स बहुत ही अच्छे थे। उन्होंने मुझे सुबह स्कूल लेट आने तक की परमिशन दे दी थी, क्योंकि वो देख रहे थे कि मैं कितना मेहनत कर रही हूँ। मैं रोज़ ट्रेनिंग जाने के बाद भी मैं एक भी दिन स्कूल मिस नहीं करती थी। तो बहुत सपोर्टिंग थे वो। जो भी मेरा काम कभी अगर मिस होता था तो उसमें मुझे हेल्प करते थे। और सबसे ज़्यादा मेरे लिए जो उन्होंने बड़ी बात थी वो ये थी कि उन्होंने मुझे बहुत इनकरेज करा। हमेशा मुझे बहुत पॉजिटिव एफर्मेशंस बोल बोल के, अच्छी बातें बोल बोल के मुझे बहुत इनकरेज करा कि मतलब मैं स्कूल में एक बहुत रेगुलर स्टूडेंट थी, मैं स्कूल में भी अच्छा परफॉर्म करती थी। तो हमेशा टीचर से जो पॉजिटिविटी आती थी उससे मुझे और ज़्यादा इनकरेजमेंट मिलता था कि मैं आगे और भी मेहनत करूँ। तो उनका मेरी लाइफ में बहुत रोल रहा है। हम पढ़ाई की अब बात करते हैं। आजकल हम देखते हैं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुत कुछ कंटेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा वास्ट है, बहुत ज़्यादा कंटेंट है। लेकिन हम किस तरीके से सेलेक्टिव स्टडी करें जिससे हम बहुत ज़्यादा चीज़ों में न जाएं। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि किताबें बहुत ज़्यादा होती हैं और किताबों में सेलेक्ट नहीं कर पाता है व्यक्ति किस किताब को पढ़ें, कहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हम कम से कम पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करें या प्राप्त करें। तो ऐसे में आप क्या कहेंगी? आपने बिल्कुल सही बोला। आजकल ऑनलाइन मीडियम होने की वजह से बिल्कुल देयर इज अ सी ऑफ कंटेंट, बहुत ज़्यादा कंटेंट है जिसमें चूज़ करना डिफ़िकल्ट है। बट जैसा मैंने पहले भी बोला था, मैं हार्डली 3 या 4 लोगों के टच में थी जब मैं ये एग्ज़ाम लिख रही थी। मेरे बहुत सारे पीयर्स थे नहीं, तो ये वो लोग थे जिन्होंने रिसेंट ईयर्स में एग्ज़ाम क्लियर किया है। तो मैंने उनसे उनकी स्ट्रैटेजीज़ पूछी और मैंने 2-3 टॉपर्स टॉप देखी थी, टॉपर्स टॉक्स देखी और 2-3 टॉपर्स से बात करी पर्सनली। तो इनसे जब बात करी ना, मेरे पास इसलिए लिमिटेड ही इनपुट्स थे और उन लिमिटेड इनपुट्स में से भी वो चीज़ें सेलेक्ट करना जो मुझे लगा हाँ ये मैं रियलिस्टिकली अच्छे से कर पाऊँगी। तो उसके बाद एक स्टार्टिंग में ही मैंने ये अपना बना लिया था कि मैं ये चीज़ें करूँगी। उस स्ट्रैटेजी में मैंने बहुत ज़्यादा चेंजेस करे नहीं। लास्ट मोमेंट पे बहुत चीज़ें आती हैं, अरे ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो। बट कहीं ना कहीं वो जो हमारी कुछ बेसिक बुक्स जिन्हें हम कहते हैं, एक तो उन पे स्टिक करना, क्योंकि वो आपका सबसे ज़्यादा कोर्स कवर करेंगे। और उसके अलावा कुछ स्पेसिफिक सोर्सेज ये टॉपर्स अपने शेयर करते हैं, तो उन पे स्टिक करना। अगर ये 2-3 चीज़ें अपनी एक बार बना लिया कि मैं जैसे इस सब्जेक्ट के लिए ये 4 चीज़ें करूँगी, तो फिर मैं वही 4 करूँगी, मैं उसमें एक्स्ट्रा नहीं करूँगी। और उसके बाद इट वॉज़ अबाउट मल्टीपल रिविजन्स उसी चीज़ का। तो ये बहुत ज़रूरी है। आई थिंक जब हम बहुत ज़्यादा बड़े ग्रुप में होते हैं, हर कोई अपने इनपुट्स देता है, हर कोई अपने सोर्सेज बताता है, तो वो लिमिटलेस हो जाता है और आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो अपना लिमिट करना सोर्सेज को, बाहर की नॉइज़ को कट करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, और फिर इंटरनली फोकस करना कि उन्हीं सोर्सेज को आपने कितनी अच्छे से करा। जी, बहुत अच्छा आपने कहा। मानसिक तनाव हम देखते हैं कि जब कोई परीक्षाओं की तैयारी होती है, परीक्षा चाहे बोर्ड का एग्ज़ाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, वहाँ पर जो मानसिक तनाव होता है उसमें अभ्यर्थी और ख़ासतौर से जो बच्चे हैं वो बाहर नहीं निकल पाते हैं, क्योंकि पीयर प्रेशर भी होता है और अच्छा परफॉर्म करने का एक प्रेशर
सामान्य रूप में देखने को मिलता है सामान्यतः। तो आप क्या सोचती हैं और किस तरीके से आपने अपना मानसिक तनाव कम किया जब आप इस तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रही थी? मानसिक तनाव जैसा आप बोल रहे हैं वो इस जैसे एग्ज़ाम में आता ही है, हर किसी को आता है, वो AIR 1 हो या वो कोई भी हो, हर किसी को वो आएगा। वो इस एग्ज़ाम का एक प्रोसेस है, उसको भी साथ में डील करना सीखना पड़ेगा। बट जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था इसमें वो ये था कि कहीं ना कहीं अपने ऊपर विश्वास रखना कि मैं अपना 100% दे रही हूँ। उसके बाद हमने एक स्ट्रैटेजी अच्छी बना ली है, और अगर इसके बाद भी मेरा सिलेक्शन नहीं होता तो मैं इसके बियॉन्ड कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि इस एग्ज़ाम में बहुत सारी एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, बहुत अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें हैं। कहीं ना कहीं आपको उनका क्रेडिट देना पड़ेगा, आपको चीज़ें भगवान पे छोड़नी पड़ेंगी, और आपको ये भरोसा रखना पड़ेगा कि अगर ये चीज़ नहीं हुई तो आपके लिए कुछ बेटर स्टोर में है। जिस समय मेरा बैडमिंटन से छूटना मैं बैडमिंटन छूटा और मैं इस तरफ आई, मैं इंजरी के समय तो ये सोच भी नहीं सकती थी इसका कुछ पॉजिटिव आउटकम होगा, बट यही बस विश्वास रखना कि भगवान का मेरे लिए कुछ बेटर प्लान होगा, उस विश्वास से मैं आगे बढ़ी। जो मुझे दूसरा दरवाज़ा एक दिखा, एक डायरेक्शन दिखी, अपॉर्चुनिटी दिखी, मैंने उसमें अपने आप को पूरी तरह से लगा दिया, तो एक रिज़ल्ट मिल गया। तो एक वही बात है कि अपना बेस्ट दें, बाकी रिज़ल्ट फिर एक्सेप्ट करें कि इसमें कहीं ना कहीं एक एक्सटर्नल फैक्टर है, अनसर्टेनिटी है, और भगवान पे छोड़ दें। और नहीं हो तो अपने प्लान बी पे फिर चले जाइए, उसमें हो सकता है आपके लिए वो इससे भी मच बेटर निकले। बिल्कुल, और पॉजिटिव खुद को रखें। हाँ। और अगर निराश भी हो जाए तो आशा न छोड़ें। हाँ। कुछ ना कुछ अच्छा जरूर आपके लिए होगा। परीक्षा का जो भय है ये बहुत ज़्यादा देखते हैं परीक्षा के दिनों में भी, और काफ़ी ये जो एग्ज़ाम फोबिया होता है ये बच्चों को छोटी उम्र से भी रहा है। हाँ। हमने जब देखते हैं हम बच्चों को काफ़ी घबरा जाते हैं, तो परीक्षा का भय हम किस प्रकार से कम कर सकते हैं? जी, थोड़ा भय तो रहना चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा भी भय नहीं होगा तो आप पढ़ेंगे नहीं। वो जैसे मेरे फादर हमेशा बताते हैं, एक रस्सी होती है, अगर आप उसको थोड़ा खींच के रखेंगे तो वो आपकी अच्छी खिंची रहेगी। अगर आप में बिल्कुल भी उसमें आपने स्ट्रेस नहीं डाला तो वो लूज़ होके लटक जाएगी, और अगर आपने उसे ज़्यादा खींच दिया तो वो टूट जाएगी। तो एक ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ स्ट्रेस होता है, एक ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ फियर होता है जो आपको परफॉर्मेंस अच्छी आपकी करवाएगा। मगर हाँ, उसके बियॉन्ड जाना एक गलत बात है, क्योंकि हमें इवेंचुअली ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि ये एक एग्ज़ाम है, ये लाइफ का एक पार्ट है, लाइफ इससे बहुत बड़ी है। अगर ये एग्ज़ाम नहीं तो और भी बहुत चीज़ें हैं। बचपन में हमें लगता है कि क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम सबसे बड़ी चीज़ है, फिर बोलते हैं नहीं 12th के एग्ज़ाम सबसे बड़े हैं, फिर कि कॉलेज के एग्ज़ाम हो गए। तो ये तो हमेशा आगे जाते ही रहेगा, मगर वो लाइफ का एक पार्ट है। लाइफ में बहुत सारे अलग अलग फील्ड्स हैं। अपना एप्टीट्यूड पहचानिए, अपना एप्टीट्यूड डिस्कवर करिए कि आपका इंटरेस्ट किधर है, आपका स्किल किधर लाए करता है, और फिर कोशिश करिए कि आपके इंटरेस्ट और स्किल से जो चीज़ें मैच करें आप उस डायरेक्शन में चलें। तो आप उस डायरेक्शन में जाएंगे तो आप पे ये स्ट्रेस को भी आप एंजॉय करेंगे। जैसे मैं बैडमिंटन कोर्ट पे हर एक मोमेंट बहुत एंजॉय करती थी, स्ट्रेस वाले मोमेंट भी। तो अगर आप अपना इंटरेस्ट, अपना पैशन और अपना एप्टीट्यूड करेक्टली आइडेंटिफाई कर लोगे तो आप स्ट्रेस को भी एंजॉय करोगे। बिल्कुल, और अगर लक्ष्य हमने निर्धारित किया है और लक्ष्य की ओर हम पॉजिटिविटी के साथ में बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से हम लक्ष्य को हासिल करते हैं। ऑप्टिमम कंडीशंस को हमेशा से अपने पास रखें। को आप हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुई, आपने आज खेल और शिक्षा के महत्व पर बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दर्शकों, ये था आज का हमारा कार्यक्रम जिसमें आज हमने खेल और शिक्षा के महत्व पर बातचीत की। हमें आशा है कि आपको हमारे कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।